दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी शेयर मार्केट के ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल ट्रेडर के लिए तो ये ख़ास तौर पर ये ज़रूरी होने वाली है क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर ही ट्रैप में फंसता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, देश के लिए खुशहाली लेकर आई है ये वाली न्यूज़ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपने से एक कदम और करीब आ चुका है। ये टारगेट जो भारत लेकर चल रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेकर चल रहे थे, उन्होंने बोला था कि हमारा देश बहुत जल्दी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये वाली न्यूज़ ने खुश कर दिया है हमारे देश को और ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, हमारी शेयर मार्केट के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि अनदर माइलस्टोन, एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया है भारत ने। और क्या माइलस्टोन खड़ा किया? इंडिया बिकम्स 4th नेशन टू रीच $700 बिलियन इन फॉरेक्स रिज़र्व। मेरी पुरानी वीडियोस में देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही जल्द हम $700 बिलियन के जादुई आंकड़े को छूने वाले हैं। तो वो हो चुका है। और पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बोला था कि पिछले हफ्ते के लिए मैंने बोला था कि पिछले हफ्ते ही हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन पिछले हफ्ते कम बढ़े थे हमारे फॉरेक्स रिज़र्व। और इस हफ्ते वो हमने टारगेट अचीव कर दिया है और हम 4थे नेशन बन चुके हैं। कहाँ के लिए? $700 बिलियन के फॉरेक्स रिज़र्व में। यानी कि सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास में $700 बिलियन के फॉरेक्स रिज़र्व हैं। तो वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो पूरे हफ्ते के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ख़ास तौर से रिटेल इन्वेस्टर्स में बार बार बोल रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि लॉस कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स करता है। FII DII कभी भी लॉस नहीं करते हैं क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स ख़रीदारी करता है उसको परेशान करके, उसको पेशेंस को टेस्ट करके उनसे बिकवाया जाता है। अच्छी भली मार्केट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। अभी जो मार्केट में पैनिक आया है, उस पैनिक में भी हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फिर भी मार्केट गिरा है। ग्लोबल क्यूज़ की वजह से बढ़ा है। ग्लोबल जो कंडीशंस चल रही हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट में गिरावट आई है। हमारी मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। तो कमी नहीं होने के बावजूद भी अगर मार्केट हमारा गिर रहा है तो एक ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। तो गिरावट में ख़रीदारी करने का सबसे सुनहरा मौका है। और जब माहौल नकारात्मक हो और नकारात्मक माहौल लगातार हो, पूरे हफ्ते नेगेटिविटी रही शेयर मार्केट में, और ऐसे में एक खुशहाली वाली गुड न्यूज़ आ जाए और गुड न्यूज़ के बाद भी सुपर गुड न्यूज़ आ जाए तो उसके तो कुछ बात ही अलग होती है। तो ये देखिए आपके लिए इशारा है और आप इस खबर पर जाकर देख सकते हैं। CNBC पर, गूगल पे, कहीं पे भी फॉरेक्स रिज़र्व की न्यूज़ डाल दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हालांकि डिटेल में मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये एक ऐसे माहौल में जब मार्केट नेगेटिव हो, नेगेटिविटी फैली हो, मार्केट लगातार गिर रहा हो और उसमें एक सुपर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो वो बूस्ट मिलता है शेयर मार्केट को। तो गिरावट में मौका है दोस्तों ख़रीदारी करने का। ख़रीदारी करके बैठ जाइए, ये मत सोचिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा। मार्केट जहाँ भी गिरेगा, जब तक हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मार्केट को टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया बिकम्स 4th नेशन टू रीच $700 बिलियन इन फॉरेक्स रिज़र्व। यानी कि सिर्फ 3 देश, हमसे ऊपर सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास में $700 बिलियन के फॉरेक्स रिज़र्व हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडिया रिजर्व्स फर्स्ट एक्सीडेड $100 मिलियन इन दिसंबर 2003। यानी कि ये आप पिछले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो $100 मिलियन दिसंबर 2003 में हम पहुँचे थे। टेकिंग ओवर 3 years टू ऐड नेक्स्ट 100 बिलियन, यानी कि जो हमने अगले 3 साल लगाए थे $100 बिलियन बढ़ाने में। जो पहली बार कहाँ बढ़े थे $100 बिलियन 2003 में, उसके बाद हमें नेक्स्ट 100 बिलियन बढ़ाने में 3 साल लग गए थे। यानी कि द इंक्रीज फ्रॉम 200 बिलियन टू 300 बिलियन अकर्ड इन लेस देन अ ईयर, रीचिंग 300 बिलियन ऑन फरवरी 29, 2008। ये पुराना डेटा है, ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि हम कैसे कैसे पहुँचे थे। तो यानी कि 2003 में हम क्या कर रहे थे, हमने पहली बार 100 बिलियन का आंकड़ा छुआ था 1 साल में, और उसके बाद में $100 बिलियन बढ़ाने में हमें कितने लग गए थे, 3 साल लग गए थे। यानी कि 200 पे पहुँचे थे हम। तो 200 के बाद में यानी कि 2003 में थे हमारे 100, उसके बाद अगले $100 बिलियन कब बढ़े थे, 3 साल बाद बढ़े थे, तो यानी कि 6 में बढ़े थे। और उसके बाद में 200 से 300 तक हम कब बढ़े थे, उससे भी कम, 1 साल से कम के वक्त में हम लोगों ने $100 बिलियन का बढ़ोतरी की थी। यानी कि द रीचिंग 300 बिलियन ऑन फरवरी 29 और 2008 में। यानी कि 2008 में हम कहाँ पहुँचे थे, $300 बिलियन पर। However, it took over 9 years to rise from $300 बिलियन टू $400 बिलियन। अब आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वो कैसे, पहले मैंने आपको बताया कि $100 बिलियन का आंकड़ा कब छुआ था हमने, 2003 में। अगले $100 बिलियन बढ़ाने में हमें कितने लगे थे, 3 साल लगे थे, तो हो गए थे हमारे $200 बिलियन। और 200 बिलियन से $300 बिलियन हमने क्या करे थे, 2008 में किया था, और उसमें हमने 1 साल से कम का वक्त लगाया। और इसके बाद में बड़ी बात यह है कि 300 से $400 बिलियन बढ़ाने में हमें कितना वक्त लग गया, 9 साल का बड़ा फासला था दोस्तों। यानी कि 300 बिलियन से $400 बिलियन पहुंचने में हमने 9 साल लगा दिए। आप ये लगा लीजिए कि कितनी बड़ी बात है, कितना वहाँ की तब की सरकारें क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आता। 9 साल में मात्र कितना, $100 बिलियन। यानी कि 2003 से 2008 तक हम कहाँ पहुँचे, 100 से लेके हम पहुँचे थे 300 तक। और कब तक, 2003 से 2008 में। यानी कि 5 साल में हम $100 बिलियन से पहुँचे थे 300 बिलियन तक, और 300 बिलियन से $400 बिलियन तक पहुंचने में हमें लग गए कितने, 9 साल लग गए। आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर, CNBC पे आप जाकर देख सकते हैं। अब ये पूरा आंकड़ा आपके साथ में कब कैसे कैसे बढ़ोतरी हुई, अप्रैल 2006 में। 2007 में हम कितने थे, $200 बिलियन पे थे, और उसके बाद में 2008 में हमने 300 का आंकड़ा छुआ था, जो मैंने बोला था कि 1 साल से कम में हमने $100 बिलियन का आंकड़ा छुआ था। और उसके बाद में जो मैं बता रहा था आपको अभी, क्या कि 9 साल लग गए। ये देखिए, ये वाला आंकड़ा है, 300 से 400 पहुंचने में 2008 से 2017 तक 9 साल में हमने $100 बिलियन बढ़ाए। कितना टाइम लगा दोस्तों। और उसके बाद में अब देखिए 2017 के बाद में कितनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में। तो इससे पता चलता है कि सरकार की नीतियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं। यानी 2017 में हम $400 बिलियन थे, और 17 के बाद में अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। यानी कि 7 साल में 400 से हम $300 बिलियन की बढ़ोतरी हमने कर दी है। कहाँ पर पहुँच गए हैं हम, $700 बिलियन पर पहुँच गए हैं। यानी 9 साल में $100 बिलियन बढ़ा, और 7 साल में हम $300 बिलियन बढ़ चुके हैं। कहाँ से, 400 से लेके 700 तक आप देख सकते हैं। यानी कि 2017 के बाद में 2020 में आप देखेंगे हम $500 बिलियन पे पहुंच गए थे, 3 साल लगे थे। और उसके बाद में 500 के बाद में 600 हम कब पहुंचे थे, 1 साल में ही पहुंच गए थे। कितना, 1 साल में।
यानी कि 2020 से लेके 2021 तक हमने 500 से 600 का आंकड़ा छू लिया था। और उसके बाद में जो तेज़ी हमने पकड़ी है, वो आपके सामने है। 21 से लेके 2024 तक हम 600 बिलियन डॉलर से, और इस दौरान अगर आप देखेंगे 20 से लेके 2020 में क्या आया था, कोविड आया था। 2-3 साल हमारे उसी में बर्बाद हो गए। अगर कोविड नहीं होता तो दोस्तों हम हो सकता है कि हम पहले नंबर पर पहुंच गए होते। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों के बावजूद जो 2020 में कोविड आया था, रूस यूक्रेन भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, इसके बावजूद भी हमने 20 से लेके 24 में अभी हम खड़े हैं, हमने 200 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लिया। और हम ऐसे चौथे देश हैं जिनके पास में ये बड़ा आंकड़ा फॉरेक्स रिजर्व का है। अब आप डिटेल में समझ लीजिए, और डिटेल में समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिटेल में समझ जाएंगे देश की ताकत, तो फिर आप शेयर मार्केट की अगर डिटेल में समझ जाएंगे तो शेयर मार्केट की ताकत आपको पता चल जाएगी। क्योंकि देश में क्या है, आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो डिटेल में समझने से ही आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व हैव क्रॉस्ड द 700 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 40-50 साल में आप देखेंगे, पहली बार ऐसा होते हुए देखने को मिला है कि हम लोग 700 बिलियन का आंकड़ा हमने छुआ है। जादुई आंकड़ा 700 बिलियन डॉलर का हमने पहली बार इतिहास में ये बड़ा आंकड़ा छुआ है। इंक्रीजिंग 12.6 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द वीक एंडेड ऑन सितंबर 27 सितंबर को जो हमारा हफ्ता ख़त्म हुआ है, उसमें जो बढ़ोतरी आई है वो 12.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी आई है, जो डाटा हमारा आरबीआई का कह रहा है। ये डेटा हमारा आरबीआई हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद हमारा आरबीआई देता है। तो 12.6 बिलियन डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और इस बढ़ोतरी के बाद में हम लोगों ने एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, और जादुई आंकड़ा 700 बिलियन का छू लिया है हमारे भारत ने। चौथे हम देश बन गए हैं, और ऐसा 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि बहुत जल्दी हम 700 बिलियन का आंकड़ा छूते हुए नज़र आएंगे। और इस माइलस्टोन के साथ में 700 बिलियन के माइलस्टोन के साथ में हम 4th इकॉनमी इन द वर्ल्ड बन चुके हैं दोस्तों। वर्ल्ड की चौथी ऐसी इकॉनमी है जिसके पास में 700 बिलियन डॉलर इकट्ठे हो चुके हैं फॉरेक्स रिजर्व में। और 3 कौन सी हैं दोस्तों? 3 में चाइना है, आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग चाइना, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके पास में 700 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है, और हम चौथे ऐसे देश बन गए हैं जो हमने 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लिया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, और जितने ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व मार्केट उतना ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ पर। न्यूज़ नहीं, अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे। द इंक्रीज ऑफ 12.6 बिलियन इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट वीकली एडिशन सिंस जुलाई 2023। यानी कि अभी 2014 चल रहा है, और जुलाई 2023 के बाद में पहली बड़ी एक वीक में जो बढ़ोतरी हुई है वो सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यानी कि जुलाई 2023 के बाद में एक हफ्ते के अंदर इतने बिलियन डॉलर पहली बार बढ़े हैं। यानी कि 12, 13, 14 यानी कि 14 महीने बाद में किसी भी एक हफ्ते में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमें फॉरेक्स रिजर्व में पहली बार देखने को मिली है। अगर हम कंपैरिजन करें, ओवरऑल रिजर्व्स हैड ग्रोन बाय 2.8 बिलियन टू 692.3 बिलियन इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक। कंपैरिजन करते हैं तो हमारा पिछले हफ्ते कितना बड़ा था, आप देख सकते हैं 2.8 बिलियन डॉलर हमारा बढ़ा था पिछले हफ्ते, और 2.8 बिलियन डॉलर बढ़ने के बाद में हम कहाँ पहुँच गए थे, 692 पे। हमारा ये पिछले हफ्ते का आंकड़ा है, और उसके बाद में हमने 12.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद में हम कहाँ पहुँच गए हैं, 705 बिलियन डॉलर पर हम पहुँच गए हैं।
तो अब इसको क्या रीज़न है इसका? स्टेबल ऑयल प्राइसेस एंड इनफ्लोज इनटू द नेशंस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैव बूस्टेड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू $705 बिलियन। यानी कि हम 700 ही क्रॉस नहीं किया हमने, $705 बिलियन पर हम पहुंच गए हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है, पॉलिसी की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ है, जिसकी वजह से हमने ये सब करके दिखाया है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है एक सही दिशा में काम करने के लिए, और वो करते हुए भी नज़र आ रही है। तो वह अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अक्टूबर में चल रहे हैं, और अक्टूबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने बचे हैं। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों 2025। आगे का डेटा क्या है? बोफा एनालिस्ट एट बोफा सिक्योरिटीज़ का क्या कहना है? वो उम्मीद जता रहे हैं कि इंडिया के रिज़र्व है $745 बिलियन पहुंच सकते हैं बाई मार्च 2026। मेरे ख्याल से इनका जो डेटा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ $45 बिलियन ये अभी बढ़ा रहे हैं पूरे एक साल में, बल्कि एक साल से ज़्यादा के टाइम में। यानी कि दिसंबर और 13 और 2 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ $45 बिलियन ये बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनका जो डेटा है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हम 750 या 800 के बीच में हम कहीं 2026 तक पहुंचते हुए नज़र आएंगे। हमारी सरकार की पॉलिसी पूरी तरह से आश्वस्त कर रही हैं कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो वो जो ये 745 का जो आंकड़ा बता रहा है, वो भी क्या कह रहा है? इज़ लाइकली टू रिमेन इन ए कंफर्टेबल सरप्लस एस्टिमेटेड एट अराउंड 40 to 50 बिलियन एनुअली। इनके हिसाब से एक साल में जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने चाहिए वो कितने बढ़ने चाहिए? 40 to 50 बिलियन एनुअली बढ़ने चाहिए। लेकिन इस दौरान अगर आप देखेंगे तो बीच में आपने देखा होगा, जब से मोदी सरकार आई है उसके बीच में बहुत सारी जो ग्लोबल जो कंडीशंस थी वो बिगड़ी थी। कोविड आया था, आपने देखा होगा। कोविड के बाद में इतने सारे आप युद्ध भी चल रहे हैं। रूस को देखिए, रूस और यूक्रेन को देखिए, वहाँ पर देखिए। और अभी आप देखेंगे कि कहाँ पर चल रहा है? इज़राइल और ईरान का चल रहा है। तो इन सब के होने के बावजूद भी हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए भी हमने क्या किया है? एक लाइफ टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। जब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब आप सोचिए कि हमारे लिए कितना आसान रहेगा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाते हुए। तो मेरे ख्याल से इनका जो आंकड़ा है $745 बिलियन का, वो मुझे कम लगता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग करीब $800 बिलियन के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे। द मॉनेटरी अथॉरिटी सीम्स रिलैक्स्ड अबाउट होल्डिंग लार्जर फॉरेक्स रिजर्व ओइंग टू इट्स डिज़ायर टू बिल्ड बफर्स अगेंस्ट कंटिजेंट एक्सटर्नल रिस्क। तो जितना ज़्यादा हमारे पास बफर रहेंगे, सरकार हमारी बफर को इकट्ठा करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। जितना ज़्यादा रहेगा तो बाहर जो ग्लोबल टेंशन जो होती है उनमें ये हमारे लिए एक संजीवनी का काम करता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया ने पहली बार क्रॉस किया है 100 बिलियन इन दिसंबर 2003। कब क्रॉस किया था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला जो 100 बिलियन कब क्रॉस किया था? 2003 में। 3 साल लग गए आगे के अगले $100 बिलियन में, यानी $200 बिलियन में पहुंचे थे। लेकिन जो तीसरा 100 आया था, $100 बिलियन आए थे, 200 से 300, वॉज अचीव्ड इन लेस देन 1 ईयर। वो 2008 में जो आया था वो 1 साल से कम में आया था $100 बिलियन। विद रिजर्व सरपासिंग $300 बिलियन ऑन 2008, मैंने आपको बता ही दिया है। द इंक्रीज फ्रॉम $200 बिलियन से $300 बिलियन जो था वो फास्टेस्ट था, अकरिंग इन अबाउट 10 महीने में हमारे $100 बिलियन आए थे। कब? 2008 में। हालांकि इट टुक मोर देन 9 ईयर्स, और 9 साल लग गए हमें 300 बिलियन से लेके $400 बिलियन पहुंचने में। और उसके बाद में आपके सामने एक गवाह है, इस सरकार ने करके दिखाया है, मोदी सरकार ने। द एक्रीशन ऑफ रिजर्व्स हैज़ बीन रिमार्केबल पर्टिकुलरली अंडर द करेंट RBI गवर्नर। यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका कुछ कह ही नहीं सकते कि कितनी बढ़िया नीतियों से जो करेंट RBI गवर्नर है उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया है
कि आप उनके लिए 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। तो इंडिया फॉरेन रिजर्व्स हैव इंक्रीज एट द फास्टेस्ट पेस अंडर गवर्नमेंट शक्तिकांत दास, यानी जो हमारे जो आरबीआई के अभी के मौजूदा गवर्नर हैं उनके रहते हुए जो हमारे रिजर्व्स हैं बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नज़र आए हैं। स्वेलिंग बाई $4.2 बिलियन ए मंथ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 70 मंथ्स विद ऑलमोस्ट 298 बिलियन एक्यूमुलेटेड सिंस टुक चार्ज। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो $4.2 बिलियन का जो एवरेज आ रहा है, जो एवरेज कितना आ रहा है पर मंथ का, $4.2 बिलियन का एक क्या हो रहा है एवरेज आ रहा है पिछले 70 महीने से। और कितनी बढ़ोतरी हुई है जब से शक्तिकांत दास जी ने चार्ज लिया है, $298 बिलियन उन्होंने बढ़ा के दिए हैं अपनी बढ़िया पॉलिसीज़ की वजह से। और जो द एक्लिप्स द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ $3.3 बिलियन अंडर द गवर्नर वाई.बी. रेड्डी, यानी पिछला कितना रिकॉर्ड था उनका, पिछला था $3.3 बिलियन पर महीने का एवरेज, हर महीने का एवरेज आ रहा था। और वहीं पे हमारे शक्तिकांत दास जी ने कितना दिया है, $4.2 बिलियन का हर महीने का एवरेज निकाल के दिया है। यानी कि कितनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी करके दी है, $0.9 बिलियन की उन्होंने ग्रोथ दी है हर महीने की। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे देश के लिए। जनरली होता क्या है कि जो आरबीआई होता है वो हमारा क्या करता है, इंटरवीन करता है, मध्यस्थता करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। क्या करने के लिए, जो वोलेटिलिटी होती है हमारी इंडियन करेंसी में उसको थामने के लिए, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, ज़्यादा गिरावट ना आए, उसके लिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें क्या करता है हमारी सरकार इंटरवीन करती है, आरबीआई इंटरवीन करता है। इस हायर वोलेटिलिटी को जो हमारी करेंसी में होती है, रुपी करेंसी में, उसको ओवरकम करने के लिए जो क्या करता है हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय करता है और सेल करता है करेंसी इन द मार्केट। एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदारी करता है और बिकवाली करता है। ज़्यादातर क्या करता है, शॉर्ट पोजीशंस बनाता है जिससे कि डॉलर में गिरावट हो, डॉलर में गिरावट होगी तो हमारी करेंसी बढ़ेगी। लार्जर फॉरेक्स रिजर्व डू नॉट नेसेसरीली इंडिकेट ए स्ट्रॉन्गर रुपी। और इसका साफ ये भी है कि अगर फॉरेक्स रिजर्व हाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। द लोकल करेंसी एंडेड फ्राइडे सेशन नियर ए रिकॉर्ड लो ऑफ 83.98 अंडर द यूएस डॉलर। हालांकि हमारी जो अभी करेंसी है वो लो बनाती हुई जा रही है क्योंकि डॉलर बढ़ता हुआ जा रहा है। डॉलर हमारा अभी देखेंगे कि ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से क्या है, डॉलर ने बहुत तेज़ी पकड़ी है जिसकी वजह से हमारा इंडियन करेंसी लो बनाती हुई नज़र आ रही है। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो देखिए 100 बिलियन डॉलर के आसपास हम चल रहे थे, हम कहाँ पहुँच गए, 103 बिलियन डॉलर के आसपास हम पहुँच गए हैं, जो कि हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, ये सुपर पॉजिटिव हमारे लिए न्यूज़ है। और हम चौथे बड़े नेशन बन चुके हैं जिनके पास में $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बना के रखा है। तो ये बड़ी न्यूज़ है कि हम 4th नेशन बन गए हैं जिनके पास में $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा हो चुका है। अब बात करते हैं डीआईआई और एफआईआई की बाइंग की। आज के दिन की, फ्राइडे के दिन क्या किया है उन्होंने। डीआईआई एज यूजुअल ख़रीदारी करके गए आज भी, जिसकी वजह से मार्केट बाउंस बैक करता हुआ नज़र आया। और उसके बाद में जो गिरावट हुई है वो इसकी वजह से हुई है, एफआईआई की वजह से। एफआईआई आज फिर बिकवाली करके गए और एक बहुत बड़ी बिकवाली करके गए, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी तरह से कि लगभग 1,000 करोड़ 1100 करोड़ यानी कि 900 करोड़ के आसपास में हमारी आज की क्या आ रही है, बिकवाली निकल के आ रही है एफआईआई और डीआईआई का। अगर हम नेट निकाल दें तो कितना, 900 करोड़ के आसपास में, 900 करोड़ भी नहीं बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, हाँ 1,000 करोड़ के आसपास की क्या निकल के आ रही है, बिकवाली निकल के आ रही है। तो लगभग 1,000 करोड़ की आप देखेंगे यहाँ पर सेल करके गए हैं एफआईआई डीआई का, नेट निकाल दे तो यहाँ पर जो एफआईआई थे बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर वो ख़रीदारी करते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
अच्छा है, जितना ये लोग बिकवाली कर दें उतना ही हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। और अच्छी बात ये है कि अगर FII बिकवाली कर रहे हैं तो हमारा DII ख़रीदारी भी साथ साथ कर रहा है। तो जब FII ख़रीदारी करेगा तो हमारा DII बिकवाली करेगा और यही मार्केट में चलता रहेगा। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम लोग FII DII की चाल समझें। FII अगर बिकवाली कर रहे हैं तो मार्केट से निकल जाएं, बेच कर निकल जाएं, और जब वो ख़रीदारी कर रहे हैं तो हम ख़रीदारी कर लें, एक अच्छे प्रॉफिट में होते हुए नज़र आएंगे। तो अब जो फॉरेक्स रिज़र्व की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, कि हम चौथे क्षमा कीजिए कि चौथे नेशन जो बन गए हम 700 बिलियन का आंकड़ा छूने में, इससे क्या होगा कि FII का भरोसा मजबूत होगा और वो अभी तक बिकवाली कर रहे हैं, वो वापस से ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी बात ये है कि जो ईरान इज़राइल की वजह से जो टेंशन बनी हुई थी और जो हमारी जो सेबी ने जो रूल निकाले थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में नेगेटिविटी आई थी, अब उसका असर भी कम होते हुए दिखाई देने को मिलेगा। यानी कि अब रिएक्ट कर चुका है मार्केट इन दोनों न्यूज़ पर, ईरान इज़राइल वाले न्यूज़ पर भी। और दूसरा जो सेबी की जो न्यूज़ है, ऑप्शन ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसकर अपना लॉस कर बैठते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादा फंड का आंकड़ा उन्होंने दिया है कि ज़्यादा फंड आपको रखना पड़ेगा तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब इन दोनों न्यूज़ का असर अब कम होता हुआ दिखाई देगा, और असर कम होगा तो ये जो FII है अब वापसी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो फॉरेक्स रिज़र्व बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़े हैं इस हफ्ते। तो अगले हफ्ते हमें इसका असर अपने शेयर मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है और हम एक तेज़ी की तरफ जाते हुए दे सकते हैं। और हम अभी क्या हुआ, 25,000 के आसपास में आ चुके हैं, और 25,000 के बाद में 24,850 के बाद में 24,850 के आस में जाते ही हम लोगों को वापसी करना चाहिए। और यहीं से हमने एक बड़ी तेज़ी पकड़ी थी, और उस बड़ी तेज़ी के बाद में यहीं से रिवर्सल हमारी मार्केट को रहना चाहिए। तो उसके लिए आप सब लोग रेडी रहें और मार्केट में इन्वेस्टमेंट 40-60 वाले फॉर्मूले से करके बैठ जाइए। आपको बड़ी तेज़ी आपको देखने को फिर से मिलेगी शेयर मार्केट में। अब देख लेते हैं कि हमारी निफ्टी ने क्या क्या लेवल्स पर आज ट्रेड किया है। आज भी देखिए हम 1% के आसपास, 0.79% के आसपास 200% की गिरावट के साथ में 25,000 पर 25,049 पर हमने क्लोजिंग दी है। और आज हमने 25,000 के नीचे भी गए हम 24,966 पे, और हाई लगाया है 25,485 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हाई से अगर हम हाई से देखें तो लगभग हम 400 पॉइंट ऊपर से गिरे हैं। हाई से हम कितना गिरे हैं, 400 पॉइंट गिरे हैं। प्रीवियस क्लोज कितना था आप देख सकते हैं कि 25,250 का प्रीवियस क्लोज था, और ओपन हुए थे हम गैप डाउन ओपन हुए थे, लगभग 47 पॉइंट के करीब गैप डाउन हुए थे। और उसके बाद में हम ऊपर भी गए हैं, 485 का हाई भी लगाया है। तो मतलब आज मार्केट ने ये दम भी दिखाया है कि हम लोग ऊपर जाने के लिए अब हम तैयार हैं। और जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है फॉरेक्स रिजर्व की, ये उसमें मदद करते हुए नज़र आएगी, क्योंकि पूरे हफ्ते हमने गिरावट देखी है। इसीलिए क्या है, अब मार्केट को ऊपर जाने का एक बहाना मिल चुका है। फोर्थ नेशन बन गए किस में, 700 बिलियन का आंकड़ा छूने में। चौथी अर्थव्यवस्था बन गए जिन्होंने 700 बिलियन का आंकड़ा छुआ है, चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद में। वहीं पे अगर आप कमोडिटी नहीं, अभी देखते हैं कि 25,049 पे क्लोजिंग दी है किसने, हमारे निफ्टी इंडेक्स ने। वहीं पे इंडिया विक्स 14 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन आप देखेंगे तो गिरावट के बाद में आज अमेरिकी मार्केट संभला है और एक तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, 2 पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिल गई हैं आज के दिन में। एक तो हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिली है किसकी, कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व बड़ी बढ़ोतरी के साथ में हम लोगों ने जादुई आंकड़ा छू लिया है। दूसरा, अमेरिकी मार्केट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे
हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रही है? 25,260 के आसपास ट्रेड कर रही है, तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रही है। तो लगभग 200 पॉइंट की यहाँ पर क्या है, गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी देखने को मिल रही है। किससे? अगर हम निफ्टी इंडेक्स से कंपेयर करें तो मंडे के दिन हम लोग गैप अप खोलते हुए नज़र आएंगे। मंडे के दिन हम गैप अप खुलेंगे और अगर यही तेज़ी बरकरार होती हुई दिखाई दी तो हम बहुत जल्दी अपने फिर से नए हाईज़ बनाते हुए नज़र आएंगे। तो कमोडिटी मार्केट को देख लेते हैं। गोल्ड में गिरावट है, सिल्वर में तेज़ी है, कॉपर में, मेटल में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन क्रूड देखिए, क्रूड तेज़ी पकड़ चुका है, जो 65-66 बिलियन डॉलर के आसपास में था, 65-66 डॉलर के आसपास था, अब $75 पे पहुंच गया है। बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है ईरान और इजराइल की वजह से, ये नेगेटिव है। लेकिन वहीं पे करेंसी देख लीजिए, देखिए करेंसी ने देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए हम लोग। अब देखिए $84 पे डॉलर पहुंच चुका है, रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है। और अगर डॉलर का आप मूव देखेंगे आज के दिन, तो देखिए हम लोग कहाँ पर गए हैं, 84.107 बिलियन डॉलर पर हम लोगों ने डॉलर ने हाई लगाया है। और ऑल टाइम हाई कितना है? 84.182। तो यहाँ से क्या है, हम ऑल टाइम लो के आसपास बैठे हुए हैं दोस्तों। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है और ये नेगेटिव, जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा हमें राहत की सांस नहीं मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ईरान इजराइल का जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, ये जो क्रूड ऑयल वगैरह है और डॉलर भी गिरता हुआ नज़र आएगा, फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और वहीं पे अगर आप देखेंगे इस नेगेटिव न्यूज़ में क्रिप्टो करेंसी की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है। क्रिप्टो करेंसी में चौतरफा आप देखेंगे ग्रीनरी देखने को मिल रही है, आप देख लीजिए। और बड़ी तेज़ी के साथ में स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के। 18% देखिए, वहीं पे शिबा इनू देखिए 10% के आसपास, 7% एवलांच, टेरा क्लासिक, ये देखिए, इस सब में क्या है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फिर से बनी हुई है कि जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट अभी भी पूरी तरह से बड़ी नेगेटिविटी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिविटी और खुद ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 3% की तेज़ी के साथ में 1.5%, वहीं पे देखिए 5% यूएस का 2 ईयर बॉन्ड डील, वहीं पे हमारा इंडिया का 10 ईयर देखिए 2.5% की तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट मंडे के दिन ऊपर तो जाएगा, ऊपर जाने के बाद में आप देखेंगे तो क्या होगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। बेस बन जाने दीजिए, 24,850 के आसपास आपको दिखाई दे, ख़रीदारी करके जाइए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। आज मैंने एक नया स्टॉक ऐड किया है, PIGL को हटा दिया है क्योंकि वो फिर से रिबाउंड कर गया है और एक बड़ी तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीवैगर स्टॉक साबित हो चुका है। 55 रुपये के लेवल से वो कहाँ पर पहुँच गया है दोस्तों, 200 का आंकड़ा आज उसने छू लिया है। अब उसका टारगेट पूरा हो चुका है और अब हम आज एक नया स्टॉक ऐड करेंगे जो कि आपको बड़े प्रॉफिट देता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सबसे पहले टाटा पावर की। ये पावर सेक्टर में दिग्गज स्टॉक है, 466 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट नेगेटिव बनी हुई है, इसीलिए इसमें नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है और अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, 494 का हाई लगाया है। और यहाँ पर देखेंगे लगभग 32 रुपये दूर है अपने फिर से एक नए ऑल टाइम हाई के लिए और अच्छे लेवल पे आपको भी ख़रीदारी का मौका दे रहा है। मार्केट में नेगेटिविटी होने की वजह से एक बार फिर मौका दे दिया इसने ख़रीदारी करने का। और अगर 450 पे गलती से मिल जाए तो आप आंख बंद करके 40-60 वाले फॉर्मूले से इस स्टॉक को ख़रीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत जानदार है, फंडामेंटली कोई कमी नहीं है, बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए आज देखिए 460 पे भी गया है। तो ये एक मौका रहेगा और मौके का फ़ायदा उठाना सीख जाइए और इस स्टॉक में पोजीशन बना के बैठ जाइए। लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाइए, आप बड़ा फ़ायदा करते हुए नज़र आएंगे। और ये देखिए कहाँ पर आ चुका है, आप इसको चार्ट के ज़रिए देख लीजिए। और जो इसकी अपर बैंड जो मैंने बताया था, जो लाइन खींची थी मैंने ब्रेकआउट वाली, उसी के आसपास आपको ये देखते हुए
मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, अभी भी ब्रेकआउट लाइन के ऊपर बना हुआ है स्टॉक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको रिबाउंड करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई ये लगा चुका है। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइएगा, 450 के आसपास कहीं भी दिखाई देता है तो। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। ये मौके आपको बराबर दे रहा है दोस्तों, 384 पे आ चुका है, 350 का वेट करना है, 350। और हालांकि यहाँ पे भी आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। इस लेवल पे जैसे कि आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये की आप ख़रीदारी करिए। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। तो अगर 40 रुपये की अभी ख़रीदारी करिए और 60 रुपये बचा के रख लीजिए। अगर ये 350 पर जाता है तो बाकी 60% से आप 60 रुपये से ख़रीदारी करिए। 60% फंड से आपका एवरेज हो जाएगा और वहाँ से रिबाउंड करता है ये स्टॉक, और एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई कितना है, 547 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऑल टाइम लो कितना, V52 लो कितना है, 345 का है। तो इसीलिए 345 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे तो आप इसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और आज भी इसको देखेंगे तो हाई इसने 394 का लगाया है। ये जो लेवल है 400 रुपये का लेवल, 400 रुपये के लेवल से ही ये स्टॉक तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आता है। ये आप चार्ट देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने दिनों तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, इसके बाद तेज़ी आई थी। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद तेज़ी आई थी। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में, गिरावट के बाद में 300 350 के आसपास आया था, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर बड़ी तेज़ी आई, यहाँ पे 450 तक गया था, फिर यहीं पे आया 400 के आसपास में, फिर यहाँ से तेज़ी पकड़ी और एक नया इसने हाई लगाया, 540 के आसपास ये स्टॉक गया था। और अब फिर से ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़े लेवल की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत शानदार लेवल पे अभी स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। पोजीशन बना के बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। IRFC पे बात कर लेते हैं। IRFC को अगर आप देखेंगे तो 152 पे आ चुका है दोस्तों, और आज इसने अपनी जो प्रीवियस कंसोलिडेशन जो रेंज थी 140 से लेके 150 वाली, आज उसके अंदर भी एंट्री करता हुआ नज़र आया। लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है इसने, 152 रुपये के ऊपर दी है, यानी कि उस रेंज में इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ से वापसी करना चाहिए, और यहाँ से भी अगर वापसी नहीं करता है तो 140 और 150 के बीच में कभी भी दिखाई दे आप इसको ख़रीदारी करके बैठ जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, पूरे रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करता है। हाई लगाया 153 रुपये का, लो लगाया 146 रुपये का, प्रीवियस क्लोज था 152 का। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है नेगेटिव मार्केट में, ये बड़ी बात है इस स्टॉक के लिए। और आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे जो 140 से 150 की रेंज है, लगभग वहीं पे आ चुका है। और यहाँ पर अगर दिखाई दे तो आप कभी भी इसमें एंट्री बना के बैठ जाइए, क्योंकि यहीं से इसमें एक बड़ी बाइंग देखने को मिलती है। इसी लेवल से 140 से 150 के लेवल से ही इसमें आप देखिए बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। फिर से आपको वहीं पे आ गया है, तो फिर से ये क्या करना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, और एक बड़ी तेज़ी। और स्टॉक में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि ना रेलवे बंद होने वाला है और ना ही ये स्टॉक बंद होने वाला है। तो रेलवे में हमारी सरकार का पूरी तरह से फोकस है। नई रेलवे लाइन, नई ट्रेन चलती रहेंगी, नए ट्रेन चलेंगी, नए डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कौन देगा, IRFC, ये वाला स्टॉक पैसा देगा, ये वाली कंपनी पैसा देगी। तो पैसा देगी तो इसको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्पस से करीब 6 महीने की नज़रिए से आप इस स्टॉक में ख़रीदारी करके बैठ जाइए, बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं RBL बैंक के, तो RBL बैंक मेरा जो टारगेट था उसके आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 और 190 के पास में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 197 पे आज इसने क्लोजिंग दी है, और इसने लो लगाया कितना, 196 का, 203 का हाई भी लगाया है इसने, यानी प्रीवियस V52 जो लो था उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो इससे क्या है, इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि ये स्टॉक अपना नीचे की तरफ, इसमें क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया है, और ये क्या है, बेयरिश मोड में आ चुका है। और तो लेवल इसके ख़रीदारी के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 180 190 पे मिले आप फिर ख़रीदारी करके बैठिए। और अगर 150 पे मिल जाए तो आप सोचिएगा भी मत,
आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए 40-50 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा, लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से करें, क्योंकि 40% फंड से इन्वेस्ट करेंगे तो 60% फंड आपके पास में और गिरावट के लिए बचा रहेगा, जिससे कि एवरेज हो जाएगा, तो फिर आप एक बड़े प्रॉफिट की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं वीक 52 लो कितना है, 196.75 का है, और ये आज का ही है, 196.75 का ही आज का वीक 52 लो लगाया है। तो जब भी कोई स्टॉक वीक 52 लो बनाए तो उसमें शॉर्ट पोजीशन, और जब भी कोई स्टॉक वीक 52 हाई बनाए, नया हाई लगाता रहे, तो आप उसमें बाइंग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। जैसे टाटा पावर, तो टाटा पावर में क्या है, हाई लगा रहा है वो, लेकिन अभी मार्केट में करेक्शन आ गया है इसलिए नीचे आ गया है, और ये स्टॉक लो तोड़ रहा है, तो ये शॉर्ट पोजीशन के लिए अभी बेस्ट स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 180 वाली जो लाइन मैंने आपको खींची हुई है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन इसके लगभग नज़दीक आ चुका है। ये 190-92 के पास की लाइन है। तो और एक दूसरी लाइन कहाँ बनती है दोस्तों, दूसरी लाइन बनती है यहाँ पर, ये वाला जो है देखिए, ये वाला जो कट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये कहाँ है, 180 के आसपास की लाइन है। तो 180-190 के आसपास कभी भी स्टॉक दिखाई दे, ख़रीदारी करके बैठिए 40-60 वाले फार्मूले से। तो ये है 5वां वो स्टॉक जो मैंने अभी आज पहली बार जनवरी के बाद में मैंने स्टॉक को ऐड किया है। पहले कौन था यहाँ पर, PIGL था, PIGL को हटा दिया है, और वो कहाँ पहुँच गया है, वो 200 का भी उसने आज नया एक हाई बना दिया है। तो अब उसको निकाल देते हैं, क्योंकि अब उसका टारगेट अचीव हो चुका है। 150 का टारगेट दिया था, 200 पे पहुंच चुका है 55 रुपये के लेवल से। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक टारगेट हिट हुआ। अब मैं आपके साथ में दूसरा 5वां नया स्टॉक है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का मैंने स्टॉक ऐड किया है। 168 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका आज हाई देखेंगे 174 का हाई लगाया है इसने, और 165 का लो भी लगाया है, और क्लोजिंग कहाँ दी है इसने, 168 की आप देख सकते हैं, और प्रीवियस क्लोज कितना था, 164 का। तो अब ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बेस्ट लेवल है ख़रीदारी करने का। इसके बाद में इसकी तेज़ी आप देखेंगे तो तेज़ी, इसका हाई कितना बनाया है इसने, 287 रुपये का हाई लगाया है, और वीक 52 लो कितना है, 152 का है। तो इसीलिए इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ऊपर जाने का। लगभग 100% का स्टॉक है, यानी 150 के आसपास। अब अभी कितना है, 166 पे है, लगभग 70-80% ऊपर जाने की इसकी संभावना है। तो आप इसको देख सकते हैं, कंसोलिडेशन कर रहा है इसी जोन में, यहीं पे 165 से लेके 174 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये वाली जो रेंज है देखिए, ये वाली रेंज है, ये वाली जो ऊपर लगाया है, ये है 100 करीब 200 के आसपास की रेंज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 200 के आसपास अभी कुछ दिन पहले ही इसने हाई लगाया था, लेकिन मार्केट में गिरावट आ गई, इसीलिए ये नीचे आ गया। और यहाँ पर जो गया था, यहाँ इसने हाई लगाया था, एक ही दिन में 24-25 रुपये भागा था। वो कहाँ से भागा था, इसी लेवल से भागा था दोस्तों, इसी 165-66 के लेवल से ये भागा था, और 199 तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद में फिर गिरावट आई, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी आ गई, और अभी फिर से वहीं कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा स्टॉक है, ये कितना बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर कितना सपोर्ट लिया है, कितनी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और फिर से यहीं सपोर्ट पे आगे खड़ा हुआ है। और यहीं से देखिए इसमें तेज़ी आई है, ये देखिए, ये इसका पहले रेजिस्टेंस था, और इसके बाद में हल्का सा टेस्ट करके फिर नीचे आया ये, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में फिर ये रुका नहीं है, ऊपर ही गया है। ये 287 का हाई लगाया है, फिर इसमें बिकवाली आई है, और फिर उसी सपोर्ट पे आके टिका हुआ है। यहीं से इसमें एक बड़ी तेज़ी आनी चाहिए, तो आप इसमें ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। 165-66 पे आप इसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40% वाले 40-60 वाले फार्मूले से। और जब ये करीब या तो यहाँ से वापस चला जाएगा, यानी कि तेज़ी आ जाएगी तो अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर फिर नेगेटिव आता है तो फिर मैं आपके साथ में लेवल बताऊंगा कहाँ पर एवरेज करना है 60% फंड के साथ में।
तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।